गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपका पुनः स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी में, जिसमें हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ गहन अध्ययन, मतलब फिजिक्स क्या है, क्यों हमारी लाइफ में यूज़ की जाती है, फिजिक्स कहाँ से आई, इसका मीन्स क्या है, ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। ये चैप्टर वैसे तो पूरी फिजिक्स का एक प्रकार से सार है। यहाँ से हम फिजिक्स को उठा के, मतलब यहाँ से इस चीज़ को पढ़ के, और पूरे 12th तक का फिजिक्स हम इसी चैप्टर से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में वैसे तो न्यूमेरिकल पोर्शन में या आपके एग्जाम में आता तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, इस फिजिक्स का मीन्स समझने से पहले हम साइंस को समझेंगे। साइंस क्या है? साइंस ये जो वर्ड जितने भी हैं ना, ये हमारे देश के नहीं, ये सब विदेशी वर्ड है। था क्या हमारे देश में, ये पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी पुरुष रहे, जानने वाले, ज्ञाता जिसे हम कहते हैं, वह हमारे देश में रहे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें एजुकेशन लाइफ में आईं, तो हमारे देश में इन चीज़ों को लिखने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए की सुविधा थी नहीं। तो वो सब साइंटिस्ट ना बनकर दार्शनिक रह गए। और दार्शनिक और साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दार्शनिक वह होता है जिसने सिर्फ दर्शन किए हैं, साइंटिस्ट वह होता है जिसने उस चीज़ पर प्रैक्टिकल किया है। और फिजिक्स प्रैक्टिकल के ऊपर निर्भर करती है। जैसे आप इस पूरे संसार में रह रहे हैं या आप अपने घर में ही रह रहे हैं, तो अपने घर में आप जब छोटे थे, जब आप 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ते थे, तो आपको साइकिल चलाना नहीं आता था। आपका बड़ा भाई या घर में और कोई आपका सीनियर साइकिल चलाता था, तो आप देखते थे, अरे यार ऐसे तो मैं भी चला सकता हूँ, हैंडल को ऐसे पकड़ूंगा, फिर पेडल घुमाऊंगा, चलने लगेगी। लेकिन सिर्फ सोचते थे ना। सीखे कब? जब आपने उसको चलाया, प्रैक्टिकल किया। कोई भी कार्य आप तब ही सीख सकते हैं जब आप उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, ये जो फिजिक्स है, एक लैटिन भाषा के सिनिटिया वर्ड से आया है, सिनिटिया। और सिनिटिया का मीन्स होता है जानना। जानना। साइंस ज्ञान की जननी है। ये हमेशा ज्ञान देगी। जितना इसको पढ़ोगे, जितना इसमें सीखने का प्रयास करोगे, उतना ही आपको हमेशा सिखाती रहेगी। और फिजिक्स जो है, ये लैटिन भाषा का वर्ड फ्यूसियस से आया है। इसका मतलब भी एक प्रकार से आपका जानना ही होता है। जानोगे कब? जैसे आप मान लीजिए कि आपने फिजिक्स वर्ड ही लिख दिया। अब फिजिक्स है क्या, मतलब क्या चीज़ है ये? फिजिक्स की आप परिभाषा पढ़ते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का, भौतिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भौतिक विज्ञान है ना, इसका मतलब लिखा हुआ है ना, भौतिक जगत। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत क्या है? जिन चीज़ों को हम देख सकें। जो चीज़ आप देखोगे उसी को तो पढ़ोगे। जिसको आप देख ही नहीं सकते, उसको आप पढ़ोगे कैसे, उसमें आप सीखोगे कैसे? जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, उनको सीखोगे नहीं। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल ही करें, मान लीजिए किसी चीज़ में आपको प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले आप उसको क्या करते हैं? देखते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले आप उसको एक बार देखते हैं, देखने के बाद उसको करने का प्रयास करते हैं। जब करने का प्रयास करते हैं तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आप मे बी इसमें सक्सेस हो ही जाते हैं। न्यूटन को देखो, आइंस्टीन को देखो, ये सब साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक प्रैक्टिकल किए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। लेकिन लास्ट टाइम में जाकर सक्सेस हो गए वो। क्योंकि उन्होंने जानने का प्रयास किया, सीखते रहे, जानते रहे। और जब तक उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर लिया, तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो भौतिक विज्ञान में आज मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक चीज़ें हैं क्या, भौतिकवादी संसार है क्या, भौतिक का मीन्स क्या है।
तो हम बता रहे थे कि फिजिक्स क्या है, फ्यूसियस से आया है। किससे आया है? फ्यूसिस है वैसे ये। इसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। और भौतिक चीजें सब आपको प्रकृति से ही प्राप्त हुई हैं। जैसे आप फिजिक्स, मतलब आपकी जो पूरी लाइफ है ना, फिजिक्स के ऊपर निर्भर है। जैसे आप सो रहे हो, कौन से एंगल पर सो रहे हो, फिजिक्स में पढ़ोगे। जल बह रहा है, क्यों बह रहा है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। पूरी फिजिक्स में दो चीजों का बहुत उपयोग है भैया। क्यों, कब और क्यों, या इसको पढ़ सकते हैं कहां और कैसे। मतलब क्वेश्चन मार्क आपको हर एक क्वेश्चन देगा आपको, मतलब कंफ्यूजन देगा, लास्ट टाइम बिंदु पर आपको छोड़ देगा कि ये ऐसा क्यों। जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, ठीक, इस चौक को मैंने यूं उछाला तो तुम्हारे दिमाग में आया, अरे ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया ना, फिर नीचे क्यों आया और नीचे कैसे आया। ये जानने के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, सब कुछ मिलेगा इसमें। ये पूरा चैप्टर या पूरी फिजिक्स में 11th क्लास की और 12th क्लास की फिजिक्स में आपकी 9th और 10th में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसका पूरा सार मिलेगा। आप 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ोगे उस फिजिक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा बीएससी में जाकर, और बीएससी में जो पढ़ोगे उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा एमएससी में जाकर। आपने इस फिजिक्स में जो पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले आपको उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो युग है ये आधुनिक युग है। आधुनिक युग विज्ञान के ऊपर निर्भर है। यहां आदमी विडंबनाओं पर या दूसरे के कहने पर कम विश्वास रखता है, प्रैक्टिकली लाइफ पर ज्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि वह खुद करके देखना जानता है, खुद करना जानता है, खुद करके ही सीखना जानता है। क्योंकि आपने जब 8th और 7th में जो विज्ञान पढ़ी थी उस विज्ञान का नाम ही ये था, आओ करके सीखें। विज्ञान आओ करके सीखें, क्योंकि आप सीखोगे ही तभी जब आप उसको खुद कर लोगे। जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक आप उसको सीखोगे नहीं। तो हम देखते हैं फिजिक्स में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं? जैसे मौसम का परिवर्तन होना, ऋतुओं का बदलना। मौसम का परिवर्तन देखते हो आप, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, बरसात आती है, ये सारी चीजें सब प्राकृतिक घटनाएं ही हैं। ये सब हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। अब जो विज्ञान थी, विज्ञान के आप 3 रूप पढ़ते हो वैसे तो मोस्टली। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें आप अपनी बॉडी के इंटरनल या किसी एनिमल या किसी भी जीव जंतु की बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में या एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। अब इसकी शाखाएं भी कई सारी होती हैं और इसकी शाखाएं भी 2 हो जाती हैं, इसकी शाखाएं भी 2 हो जाती हैं। जैसे जैसे आप स्टडी करते हुए आगे को बढ़ोगे इनकी शाखाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप 11th में तो आप इसका एक ही पार्ट पढ़ोगे, सिर्फ फिजिक्स। केमिस्ट्री भी एक ही पढ़ोगे, जब फिर आगे बढ़ जाओगे तो फिर उसकी शाखाएं बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगी वैसे वैसे इनकी शाखाएं बढ़ेंगी। लेकिन शाखाएं बढ़ने से पहले आप ये हमेशा याद रखना कि जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है वही आप आगे जाकर पढ़ेंगे। इसलिए आप 11th क्लास की फिजिक्स को थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। और आप सोचते हैं कि फिजिक्स इज अ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। जब मैं आपकी एज में था, अब जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था कि फिजिक्स बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिजिक्स
अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो वैल्यू है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम से फील होती है, लेकिन वो भी आप फेस कर लोगे। मैथमेटिक्स का पूरा साया इसके ऊपर रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये फिजिक्स की क्वीन है, रानी है। मैथ उसका राजा मान लो या इसकी रानी, इसको रानी मान लो, आप एक को तो रानी मानोगे। मैथ का साया फिजिक्स के ऊपर हमेशा ही रहेगा, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं चलेगी। थोड़ा सा अगर आप वैल्यूओं को ठीक से समझेंगे, अगर आप स्टडी को ठीक से स्टार्टिंग से ही करते चलेंगे, तो फिजिक्स में कतई भी आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं। देखेंगे देखो इसी में आगे बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। जैसे आप देखते हैं द्रव, एक दो वर्ड होते हैं, एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है। एक आप ऊर्जा पढ़ते हैं, इसमें आपने इक्वेशन पढ़ी है E बराबर mc स्क्वायर। ये द्रव है और ये द्रव्य है। द्रव्य के आपने तीन रूप पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव इसी का एक रूप है। एनर्जी, ऊर्जा आप समझते हैं। जैसे आप बिना एनर्जी के आप कोई भी कार्य कर नहीं सकते। अब ये इक्वेशन जो बनी थी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या है ये इक्वेशन। ऊर्जा, बिना ऊर्जा के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप खुद फील करते हैं कि आप 2 दिन लगातार खाना नहीं खाएं, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना होगा वह वीक हो जाएगा, और जब बॉडी का स्टेमिना वीक हो जाएगा तो आप ना तो चल फिर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, आप कोई भी वर्क कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। तो एनर्जी की कितनी आवश्यकता है हमारी बॉडी के लिए ये आप समझ सकते हो। अब आप देखो यहां जो इक्वेशन लिखी हुई है E = mc स्क्वायर, यहां ये जो C लिखा है ये आपने 10th में पढ़ा होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ये m जो है ये आपका द्रव्यमान है और ये E जो है ये आपकी ऊर्जा है। यानी कि ऊर्जा क्या कह रही है कि द्रव्यमान और प्रकाश की चाल, ये यहां स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर लगा दिया आपने, इसकी 2 गुने मतलब इसके वर्ग के और इसकी द्रव्यमान दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तब आप इसके इक्वल निकाल पाएंगे। ये इक्वेशन आपसे ये कहना चाहती है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा में आपको दोबारा फिर बता दूं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों की, प्राकृतिक घटनाओं से आप अवगत होते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बिंदु है भौतिक का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। रोमांच से मतलब समझते होंगे आप, रोमांच तो बड़ ही रोमांच है, मतलब इसमें आप फिजिक्स की जो रोमांचक चीजें हैं इसमें आप थोड़ा एंजॉय करेंगे, वह सभी पढ़ेंगे। वैसे मोस्टली फिजिक्स का जो पार्ट है वह आप स्थूल में ही पढ़ते हैं, मतलब मैक्रोस्कोप में ही पढ़ते हैं, और सूक्ष्म में आप उसकी आधुनिक चीजों की परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म यहां आप ज्यादा पढ़ेंगे। यहां आप पढ़ेंगे यांत्रिकी, यानी कि जो मैकेनिक्स है उसके बारे में, यांत्रिकी में पढ़ेंगे आप यंत्रों के बारे में, जो यंत्र होते हैं। ऐसा आपने देखा कि कार में जो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, जो हार्डवेयर में उसके प्रॉब्लम है वो आप इसमें पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इसमें ऊष्मागति, हीट के बारे में, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर कैसे घटेगा, कुकर में जो प्रेशर बनता है तो उसकी सीटी क्यों उठती है, ट्रेन का इंजन भाप से कैसे चलता था, ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में। पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा जो पार्ट्स है वह ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स की अपने आप में एक बुक होती है, और ऑप्टिक्स 12th क्लास में एग्जाम में ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे दोलन और तरंगें, पेंडुलम के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप कैसे तैरते हैं, पेंडुलम कैसे हिलता है, और इसी में आप पढ़ेंगे वैद्युतिकी, मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में। ये सारी चीजें आप इसी सूक्ष्म, स्थूल में पढ़ेंगे, सॉरी मैक्रोस्कोप में। और सूक्ष्म में
आप परमाणु और नाभिकों की कुछ थोड़ी सी परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की जो उद्गमता हुई, इलेक्ट्रॉन का जो स्टार्टिंग हुई, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारे देश से ही हुई थी। सारी चीजें वैज्ञानिक एक कणाद रहे थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन वह बुक में लिख नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ बुक में लिखने के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वह दार्शनिक बन के रह गए और वैज्ञानिक नहीं बन पाए थे। अब वैज्ञानिक तभी हुए जब आपने प्रैक्टिकल किया, और जब आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप उस चीज के सिर्फ दार्शनिक ही हो पाओगे, और वैज्ञानिक भी आप तभी बनोगे जब आप उसके दार्शनिक बन जाओगे, उसके बारे में जान लोगे, उसके बारे में देख लोगे। इसी चैप्टर में आपने देखा है कि एक पढ़ते हैं आप ग्रेविटेशनल के बारे में। आपने बल के बारे में ठीक से पढ़ा होगा। बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, ये सारे बल भी आपने पढ़े होंगे। देखो प्रकृति में जो मूल बल हैं वह 4 ही हैं। प्रकृति के अंदर 4 मूल बल हैं। प्रकृति में मूल बल प्रकृति में मूल बल होते हैं आपके 4। सबसे पहले तो आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक आपका प्रबल नाभिकीय बल और एक दुर्बल नाभिकीय बल। ये आपके हैं 4 बल। देखो मैं आपको चारों बलों के बारे में ठीक से बताता हूं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है आपका वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है आपका प्रबल नाभिकीय बल, चौथा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। ये आपका जो पहला है और दूसरा, इन दोनों का एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बनता है। इन दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही अंतर होता है। एक में आप कांस्टेंट वैल्यू जो लगाते हो वो दूसरे लगा लेते हो, नियतांक जो है बताऊंगा मैं आपको, और एक में दूसरी, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण का यूज जब करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, और जब आप वैद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे तब क्या लगाएंगे, मैं भी बताता हूं आपको। देखो तो ये 4 बल हैं आपके प्रकृति में। मूल बल आपके होते हैं 4, जिसका पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल का मतलब मजबूत और दुर्बल का मतलब कमजोर। वैद्युत चुंबकीय का मतलब वैद्युत और चुंबकीय मैग्नेट के बारे में, और ये है आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल। ये पूरी प्रकृति जो है वह ग्रेविटेशनल के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर ग्रेविटेशनल नहीं होता तो आप इस पृथ्वी पर रेंग नहीं पाते। ये आकाश से कोई बारिश की जो बूंद है वो टपक कर नीचे नहीं आती। आपने कभी सोचा है ना कि बारिश कहाँ से होती है? ऐसा तो है ना ऊपर समरसेबल लग रहा है या कोई सरकारी ट्यूबवेल हो तो वहां से पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप कई बार देखना कि आप एक छोटे से बर्तन में गैस के ऊपर पानी गर्म होने के लिए रख देना। जब आप पानी गर्म होने के लिए रख दोगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन रख देना और उसको खूब तेजी से गैस को चला देना। तो आप देखना कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम यू विल सी छोटी छोटी सी बूंदें, कुछ जो ढक्कन आपने उसके ऊपर रखा था उस पर चिपक जाएंगी और फिर वो टपकने लगेंगी। ऐसी तो बारिश होती है। यहाँ से नीचे से सारी चीजें उड़कर ऊपर चली जाती हैं, ऊपर से बारिश नीचे आ जाती है। नीचे का वाटर लेवल ही ऊपर जाता है बेटा, तभी ऊपर से पानी नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही आ जाएगा तो वहां कोई समंदर है। ये समंदर से ही पानी ऊपर जाता है और फिर भाप बन के जाएगा और उसी को बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा।
बारिश लंबे समय तक अगर नहीं होती है तो हमारा वाटर लेवल गिर जाता है। ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो देखो कितनी रोचक बातें हैं, हमारी जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, जीना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे। आपका थोड़ा बहुत सहयोग इसमें केमिस्ट्री का भी रहता है, कुछ बायो का भी रहता है, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें मोस्टली जो वर्ड है, मोस्टली जो चीज़ें हैं उसमें आपका यूज़ फिजिक्स का ही रहता है। तो देखो मैं ये चारों बल हैं, इन चारों बल में पहला वाला जो बल है इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, मतलब गुरुत्वा शब्द भूल जाओ, सिर्फ कर्षण, आकर्षण के बारे में ही समझ लो आप। आकर्षण, आकर्षण ऐसा तो है ना कि आप खड़े रहें अपने आप में आकर्षण हो जाएगा, नहीं। आकर्षण करने के लिए आपको कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, तभी आप आकर्षण करेंगे। आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दो चीजों की आवश्यकता आपके लिए मिनिमम होगी ही, कम से कम दो चीजों की आवश्यकता आपके लिए होगी। तो आप देखो ये आपने यहां दो चीजें मान ली, मान लीजिए ये आपका हो गया और ये भी हो गया। आप यहां आपने कैपिटल एम मान लिया भैया, और यहां आपने स्मॉल एम मान लिया। स्मॉल एम जो माना है ये मान लो आपने वस्तु का द्रव्यमान माना है, और ये जो कैपिटल एम माना है ये मान लो आपने पृथ्वी का द्रव्यमान माना है। ठीक है, आपने यहाँ ए बिंदु से डिनोट कर दिया, इसको वी बिंदु से डिनोट कर दिया। इसके मिड पॉइंट में आपने एक और मान लिया, इसकी पूरी जो वो है डिस्टेंस वह है आर स्क्वायर। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो फिजिक्स में दो चीजें आप ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पावर ऐड होंगी, जब डिवाइड करेंगे तब पावर आपकी लेस होंगी। मतलब गुणा में तो घाते हैं जुड़ेंगी और भाग में घाते हैं घटेंगी। तो देखो यहाँ ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। मतलब दो वस्तुओं के ये दो वस्तुएं ना, एक ये और एक ये, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के, वो है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, गुणनफल के तो समानुपाती होता है। और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एक के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि कोई काम आप डायरेक्ट कर लें अपने आप से, जैसे आप एसडीएम साहब के पास गए, साहब हमारी पड़ोसी ने मेड़ काट ली, डायरेक्ट एसडीएम साहब से मिल लो जाके, काम जल्दी हो जाएगा। एक उसके पेशकार से मिलो तो वो भी 200 रुपये दो भाई, 200 रुपये दो, तब होगा काम। तो वो जो 200 रुपये देने का जो कार्यक्रम था वह था यूनिवर्सली, क्योंकि आपने एक सहयोगी को लिया तब वो वहाँ उसको पहुँचाया, वह हुआ यूनिवर्सली। अगर आप कार्य डायरेक्ट करते, डायरेक्ट एसडीएम साहब से मिलते तो वो 200 रुपये भी बचते, डायरेक्ट आपकी पहचान भी आती और आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी की छाप वहाँ छोड़ते। एसडीएम साहब से आकर बात करते, कलम बलम लगा कर जाते बढ़िया तरीके से, साहब हम पढ़ लिखे हैं और ऐसे से, तो एसडीएम साहब आपके सुनते। तो जो काम आप डायरेक्ट करेंगे वह होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो कार्य आप किसी के सहयोग से करेंगे वह होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ हमने आपको बताया कि दोनों के गुणनफल की, दोनों के गुणनफल के तो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है और उसके वर्ग के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखेंगे, देखो एफ प्रोपोर्शनल एम और एम, मतलब एक तो कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, हमने दो एम माने हैं, और एफ। अब ये देखो, ये प्रोपोर्शनल का जो मैंने साइन बनाया है, ये साइन दोनों में एक जैसा ही रहेगा, ये साइन दोनों में एक जैसा ही रहेगा। यहां रहेगा ये 1/r², इसको 1 इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों की आपने इक्वेशन मान ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वी गेट, दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लीजिए, दोनों इक्वेशन में जो चीज कॉमन है उनको उठाकर रख लो, आपका हो जाएगा एफ दोनों में है और प्रोपोर्शनल का साइन भी दोनों में है, तो आपने कॉमन उठा लिया, वहां से आपका कैपिटल एम और स्मॉल एम बच गया, और यहाँ आपका बचा r²। ये बात हुई आपकी एक। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये तो आपने समझा दिया, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटाएंगे। देखो प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटाएंगे भैया, हम अभी आपको बताते हैं। अब आप
पूरी फिजिक्स में 4 वर्डों का यूज करेंगे जो आप कांस्टेंट रूप से पूरी फिजिक्स में लगाएंगे। मैं आपको 2 बता देता हूं अभी। देखो, एक तो आप K लगाएंगे और एक कैपिटल G लगाएंगे, ठीक। एक आध बार आप म्यू लगाएंगे, एक आध बार आप मतलब K लगाएंगे। अब K तब लगाएंगे जब आप आवेश की, चार्ज की बात कर रहे होंगे। चार्ज की, किसकी बात कर रहे होंगे? चार्ज की। 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला आवेश, चार्ज, जहां 2 पॉइंट पर चार्ज अप्लाई हो रहा होगा वहां आप पुट द वैल्यू ऑन K एंड देन 2 points between to apply a mass, then you put a value capital G। and जब आप 2 चीजों की मैग्नेट की बात कर रहे होंगे, जहां मैग्नेट की चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे, तब आप म्यू का उपयोग करेंगे। यहां हम जो बात कर रहे हैं भैया, वो बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, क्योंकि हमने आकर्षण पढ़ रहे हैं ना। हमने जो लिखा हुआ था यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे थे? आकर्षण के। किसके? आकर्षण के। तो ये प्रपोजनल का साइन हटाएंगे और यहां पर कैपिटल G लगाएंगे, M और स्मॉल m। ये हो गया r²। ये जो कैपिटल G होती है आपकी, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको लिख देते हैं आप कैपिटल G इक्वल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी एक जितने कांस्टेंट वर्ड मैंने आपको बताए, इन सबकी एक एक वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल जब आप मतलब सॉल्व करेंगे तो इन सबकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। वैसे K की होती है 9 × 10⁻11। वैसे म्यू की होती है 4। तो इन सारी वैल्यूओं को आप अप्लाई तभी करेंगे जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये इस चैप्टर में आपको था कुछ और नहीं, ये सिर्फ फिजिक्स का सार बताना था। फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। इफ यू फोकस ऑन एवरी पॉइंट देन यू विल satisfied to every time on your teacher, on your chapter, on your point, on your friends. If any condition you will focus, then you will solve any numerical. अगर आप किसी कारणवश किसी कंडीशन से अगर आप उसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए मेरा पीरियड नहीं होता है, हमारे सीनियर हैं भैया नेत्रपाल जी, अगर उनका पीरियड होगा तो आपको उनको समझना होगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं तो चीज़ों को थोड़ा दूसरी तरीके से बता देता हूँ, वो और बहुत बेटर बता देते हैं। मुझे अवसर मिला आज वीडियो को बनाने का, इसलिए मैंने बना दी, नहीं तो नेत्रपाल जी की ही वीडियो बनती, वही बनाते हैं। आप, मेरी एक छोटी सी सिंपल सी एडवाइस है, कहते हैं ना कि आपको कामयाब होने के लिए कुछ करना होता है। तो देखो मैं बताऊं, इफ यू डू वांट अ गेट अ सक्सेस देन यू विल डू अ हार्ड वर्क। फर्स्टली यू विल डिसाइड योर गोल, देन यू विल चेज योर गोल। आपने क्या करना है, आपको क्या किया है, आपने क्या किया है और आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको डिसाइड करना है। आपने खुद ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना है, तो आप टीचर को ठीक से सुनो और उसका खुद सेल्फ स्टडी करो। आप सोचो टीचर के ऊपर निर्भर रहकर कुछ सीख जाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। टीचर के ऊपर निर्भर रहकर आप कुछ नहीं सीख सकते। उसको समझ सकते हो, करोगे आप तभी जब आप उसमें खुद सेल्फ स्टडी करोगे। क्लास में पढ़ के चले जाओगे, आप बुक्स फेंक दोगे, क्या समझ सकते हो आप? जब खुद घर जाके सेल्फ स्टडी करोगे तो आप उसको समझ पाओगे। टीचर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपके दिमाग में नहीं घुसेड़ेगा वो। ठीक है, तो इस वीडियो को ठीक से देखें इस चैप्टर को समझने के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।